हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार आपकी इतिहास की क्लास चल रही है। ठीक है। कल की क्लास इतिहास की इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि आप जानेंगे कि टेक्निकल इशू इस समय लगातार आ रहा है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे एथिक्स और साथ ही साथ जो फैक्ट सीरीज है आपका इतिहास का वो चल रहा है। अच्छा, मैंने फैक्ट सीरीज इसके साथ क्यों चला है, इसका रीजन ये है कि अभी इतिहास के कुछ अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इतिहास के कॉन्सेप्ट और फैक्ट को हम लोग ध्यान में दे ही रहे हैं। लेकिन याद रखिए, एक ही सेशन में फैक्ट को समाहित कर पाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि फैक्ट आप देखेंगे इतिहास में एक दो नहीं है। मतलब फैक्ट की संख्या अगर गिनने लगेंगे तो कई सारे अनगिनत फैक्ट हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक सेशन में जो है केवल तथ्य बता पाना बहुत मुश्किल काम है। तो फैक्ट के लिए अलग से सेशन मैंने चलाया, हिस्ट्री फैक्ट बाई सोनू सर। ठीक है। तो वो फैक्ट सीरीज इसके साथ अगर आप सभी लोग देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट रूप से हिस्ट्री अपनी तैयार कर पाएंगे। तो अभी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों जो चल ही रहा है, इसके साथ आपको जो फैक्ट सीरीज है वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अलग से जो फैक्ट सीरीज मैंने बनाई उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि आपके इतिहास के कोई भी तथ्य आपसे छूटे ना और कोई भी एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न भी न छूटे। ठीक है। चलिए, आज हम लोग शुरुआत करेंगे। हमने ताम्र पाषाण काल भी देख लिया था पिछले सेशन में और महापाषाण काल भी देख लिया था। तो पाषाण काल से संबंधित जितने भी आपके बिंदु थे, प्रमुख बिंदु थे, सभी कवर किए जा चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि इस क्लास से कई सारे क्वेश्चन आपके पीटी में बनते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर वास्तविक रूप से देखेंगे तो इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है। वो तो मैंने आपको साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत बताए, फिर पाषाण काल बताए। तो पाषाण काल से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। एक आध क्वेश्चन कभी पीवाईक्यू में आपको दिखाई पड़ेंगे तो दिखाई पड़ेंगे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपको हर एक बात ध्यान में रखनी है और मैं कोशिश भी करूंगा कि जो मैंने अच्छे से अध्ययन किया है वो आपको आपको डिलीवर भी करूं। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इत्मीनान से समझना है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये सभ्यता आखिर कहाँ विकसित हुई। तो सबसे पहले शब्द को ही तोड़ते हैं। सिंधु का मतलब ये हुआ कि एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। और सिंधु कहाँ से बहती है? भारत के उत्तरी हिस्से से बहती है। भारत के लेह वाले क्षेत्र से बह करके कहाँ जाती है? पाकिस्तान होते हुए आप देखेंगे कि कहाँ गिरती है? अरेबियन अरब की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। तो सिंधु नदी है। घाटी की बात करें तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो सभ्यता विकसित हुई है उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंपल वे में आपको बताना है। कहीं कहीं इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पहले खोजा गया। इस वजह से आप देखेंगे कि इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी के नदियों में तो कुछ स्थल आपको मिले थे, लेकिन आप देखेंगे कि 1921 में आप देखेंगे दयाराम साहनी ने उत्खनन किया और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन करवाया। उसके बाद में हड़प्पा के साथ साथ सिंधु घाटी के क्षेत्र के अलावा भी कई सारे नदी तंत्र के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोकेशन है वो फाइंड हुए। तो ऐसे कंडीशन में पहले शुरुआत में तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम से जाना जाता था, लेकिन सिंधु घाटी के ही क्षेत्रों में केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोकेशन नहीं मिले, इनके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी मिले। इस वजह से केवल आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ना कह करके इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप नाम समझ गए होंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है और हड़प्पा जो है एक लोकेशन है। आप रावी नदी नदी के तट पर एक लोकेशन देखेंगे, उसी लोकेशन के नाम पर पड़ा। अब देखिए, इसके बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना है ये आखिर इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, कहाँ की बात चल रही है। तो आप ये तो समझ पाए कि भौगोलिक अवस्थिति इसकी क्या है। तो मैप मैं बनाने की कोशिश करूंगा। मैप मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जो है इसको बढ़िया से बनाएं। ठीक है। भारत का मैप बना रहा हूं और भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इसमें उद्घाटित करना है। ठीक है।
तो ये आपका भारत का मैप है, प्यारा भारत है, और यहाँ पर अपना छोटका भाई है जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपका छोटका भाई हम लोग मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानता है, तो शरारत करता रहता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे मानसरोवर लेक के पास से आप देखेंगे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और ये आपके ले से होते हुए आप देखेंगे कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर इधर जो ये वाला क्षेत्र है ये है आपका अरब की खाड़ी, अरब की खाड़ी। ठीक है, समुद्री इलाका है यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे इसका मुहाना हमें दिखाई पड़ता है। तो देखिए इस सभ्यता का नाम जो है इसी नदी के घाटी में जो क्षेत्र मिले थे उसी के नाम पर पड़ा है। तो इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो ये मुख्य नदी है। अगर मुख्य नदी की बात करें तो मुख्य नदी हमें सिंधु नदी दिखाई पड़ती है। ठीक है, सिंधु नदी, इसमें इंक डाल दीजिए, सिंधु नदी दिखाई पड़ती है। ठीक, सिंधु नदी। अब देखिए यहां पर सिंधु नदी के पास में जो हमें लोकेशन मिले हैं उनको भी अभी हम लोग इंगित करेंगे। ठीक, कौन कौन से लोकेशन कहां पर मिले हुए हैं। तो सिंधु के बाद में सिंधु है, फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है, झेलम है, फिर चेनाब देखेंगे इसकी सहायक नदी हमें दिखाई पड़ती है, सिंधु झेलम चेनाब। फिर आप देखेंगे हमें रावी दिखाई पड़ती है, फिर ब्यास दिखाई पड़ता है, फिर सतलज जो है, सतलज आपका ट्रांस हिमालयन जो है नदी है ये दिखाई पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे 5 नदियां जो है हमें दिखाई पड़ती है सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत। तो 5 नदियों के किनारे खासकर आप देखेंगे सिंधु नदी के किनारे हमें कई सारे लोकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक स्थान हमें दिखाई पड़ेगा मोहनजोदड़ो, जो बहुत फेमस है, और कई सारे लोग जो है मोहनजोदड़ो के लोकेशन को कभी सिंधु नदी के दाहिने तट पर कर देते हैं, कभी बाएं तट पर। लेकिन याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है आपसे। ठीक है, हालांकि स्टेट पीएससी तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछ भी सकता है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ये पूछेगा कि सिंधु नदी की किस तट पर जो है आप देखेंगे मोहनजोदड़ो पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, दाएं तट पर आप मोहनजोदड़ो यहाँ पर उद्घाटित करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हो गया। और उसके बाद में फिर उससे नीचे आप देखेंगे हमें एक लोकेशन दिखाई पड़ता है चौहनदड़ो। ठीक है, ये लोकेशन आप देखेंगे, ये जो लोकेशन दिखाई पड़ता है ये सिंधु नदी के किस बाएं तट पर दिखाई पड़ता है। तो चौहनदड़ो, चन्हू दाड़ो कई जगह लिखा रहता है। ठीक है, चन्हू दाड़ो, ये दड़ो। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे क्या दिखाई पड़ता है चौहनदड़ो के बाद में, चौहनदड़ो के बाद में एक लोकेशन हमें दिखाई पड़ता है सिंधु नदी के ही पास, उस लोकेशन का नाम है कोट दीजी। ठीक है, तो यहां पर एक लोकेशन है इसका नाम है कोट दीजी, कोट दीजी। ठीक है, अब देखिए रावी नदी कौन सी है भाई, सिंधु झेलम चेनाब, उसके बाद में रावी नदी है। और ये रावी नदी आप देखेंगे कि रावी नदी का जो तट है वो पाकिस्तान के ही क्षेत्र में आप जाकर के यहाँ पर देखेंगे रोपड़ एक स्थान दिखाई पड़ता है, सॉरी रोपड़ नहीं, पाकिस्तान के क्षेत्र में आप देखेंगे हड़प्पा एक स्थान दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो रावी नदी के तट पर आप देखेंगे ये जो लोकेशन है ये आपका हड़प्पा का। ठीक है, ये आपका हड़प्पा हो गया। फिर वहीं गुजरात के क्षेत्रों में देखें कुछ और लोकेशन है जो हमें ध्यान में रखना है। एक लोकेशन आपका आमरी दिखाई पड़ता है, कौन सा लोकेशन है भाई, आमरी एक लोकेशन है। एक लोकेशन मैंने आपको चौहनदड़ो बता ही दिया, एक लोकेशन आपका है आमरी। ठीक है, आमरी एक लोकेशन भी, आमरी हालांकि सिंधु नदी के किस तट पर है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी पीसीएस भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी के किस तट पर कौन सा लोकेशन है। ठीक, तो ये आपका हो गया हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चौहनदड़ो, आमरी ये आपका सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हमें तो देखिए अगर कुछ बात करें कि कुछ लोकेशन तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में दिखाई पड़ते, एक दो लोकेशन और है यहाँ पर रहमन देहरी। देखिए ये जो एनसीईआरटी का मैप है उसी से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा लोकेशन है। एक गुमला लोकेशन आपका, तो गुमला जो है ये आपका लोकेशन, ये भी आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है गुमला। ठीक है, एक लोकेशन और है रहमन देहरी। ठीक है, यहां पर देखिए एक लोकेशन और दिखाई पड़ता है जिसका नाम है रहमन देहरी। ठीक है, तो अब देखिए जब आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में कौन कौन से लोकेशन है तो क्या बताएंगे, पाकिस्तान में आपके कितने लोकेशन है, एक तो आपका रहमन देहरी हो गया, हड़प्पा हो गया,
गुमला हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कोट दीजी हो गया, चौंदड़ो हो गया, आमरी हो गया। और एक बलूचिस्तान में एक और लोकेशन दिखाई पड़ता है, कौन सा? सुतकांगे डोर, दास्त नदी के किनारे है ये, ठीक है। तो सुतकांगे डोर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब भौगोलिक विस्तार देखेंगे कहां से कहां तक है, तो पश्चिमी जो हिस्सा है, सबसे पश्चिमी हिस्सा वो सुतकांगे डोर का दिखाई पड़ता है। सुतकांगे सुतकांगे डोर, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप सभी लोग देखेंगे पाकिस्तान का अगर क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो सारे क्षेत्र आपको बताना है। रेमन देहरी बताना है, हड़प्पा, गुमला, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, सुतकांगे डोर, चौहनदड़ो, आमरी, ठीक है। और एक मैंने अभी क्षेत्र आपको बताया था कि सुतकांगे डोर जो है वो किस नदी के किनारे है? ये दाश्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पाकिस्तान वाला क्षेत्र पूछे तो सारे क्षेत्र आप याद कर लीजिएगा। क्रम से याद करना है आपको कि आमरी पहले है, फिर चौंदड़ो पहले है, फिर सुतकांगे डोर आपका पश्चिमी हिस्से में है, बलूचिस्तान वाले हिस्से में फिर कोट दीजिए, मोहनजोदड़ो। इस तरीके से आपको सारा लोकेशन याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, लोथल और कुछ अन्य स्थान जो है आपके कहां पर दिखाई पड़ेंगे? गुजरात में दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें तो ये आपका कर्क रेखा यहां से गया हुआ, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो लोथल हमें दिखाई पड़ता है, कहां पर? लोथल हमें कर्क रेखा के नीचे दिखाई पड़ता है, लोथल, लोथल, ठीक है। उसके बाद में धौलावीरा यहां दिखाई पड़ता है, तो ये आपका हो गया धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे रोजड़ी भी आप देखेंगे हमें गुजरात के ही अंतर्गत दिखाई पड़ता है। तो रोजड़ी है, धौलावीरा है, रोजड़ी, ये आपका लोकेशन जो है वो है रोजड़ी का, रोजड़ी, ठीक है। रोजड़ी हो गया। फिर इसके ऊपर के लोकेशन की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे जो हमें एक लोकेशन दिखाई पड़ता है, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, या कहीं कहीं पर सुरकोटड़ा भी लिखा रहता है, ठीक है। सुरकोतड़ा हो गया। तो आपका रंगपुर भी एक लोकेशन यहाँ पर आप देखेंगे हमें दिखाई पड़ता है। तो रंगपुर भी एक लोकेशन है आपका जहां पर चावल के दाने के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो रंगपुर भी एक लोकेशन है। लोथल आपको पता है कि बंदरगाह वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, तो 4 लोकेशन बेसिकली आपको 5 लोकेशन ध्यान में रखना है। गुजरात में कौन कौन से लोकेशन है? एक तो आपका सुरकोतड़ा है, अस्थि घोड़े के अस्थि पंजर यहां से मिले थे। धौलावीरा आपको पता है कि स्वच्छ जल के लिए जाना जाता है, यहाँ की जल निकास प्रणाली काफी अच्छी मानी जाती है। रोजड़ी आप देखेंगे कि एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है गुजरात के पश्चिम जो है दक्षिणी हिस्से में। लोथल आपको पता है बंदरगाह, ये क्षेत्र दिखाई पड़ता है। रंगपुर में चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, इतने लोकेशन आपको यहाँ पर याद रखना है गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत। अब इससे ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको राजस्थान दिखाई पड़ेगा। राजस्थान में केवल एक क्षेत्र आपको याद रखना है, कालीबंगा, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, आपको ध्यान में रखना है, कालीबंगा, ठीक है। और हरियाणा से ऊपर आप आएंगे, सॉरी, राजस्थान से ऊपर आएंगे तो हमें हरियाणा दिखाई पड़ेगा। हरियाणा में आपके 2 लोकेशन याद रखना है, एक तो आपका बनावली है और दूसरा राखीगढ़ी है। तो आप देखेंगे एक तो आपका हरियाणा में यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है तो इससे आगे लिखे दे रहे हैं। हरियाणा में जो लोकेशन आपको दिखाई पड़ता है, एक तो आपका कौन सा है? एक तो बनावली है, बनावली है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है, ठीक है। और पंजाब में एक लोकेशन में दिखाई पड़ता है, यहां पर आप जानते हैं कि पंजाब जो है वो सतलज नदी अमृतसर से होकर के बहती है। तो आप देखेंगे कि सतलज, और यहां पर आप देखेंगे कि जो ब्यास वाला क्षेत्र है, ब्यास नदी जो है केवल भारत में ही बहता है, ठीक है। तो ब्यास नदी और सतलज नदी वाले क्षेत्र के पास हमें रोपड़ दिखाई पड़ता है पंजाब में, ठीक है। पंजाब में आपका कौन सा सिंधु घाटी क्षेत्र दिखाई पड़ता है? रोपड़ है, ठीक है, रोपड़ है। तो इतने लोकेशन आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा। यहीं पर आप देखें महाराष्ट्र में एक क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। तो महाराष्ट्र में एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है जिसका नाम है दैमाबाद, ठीक है, ये दैमाबाद है।
ये प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? अभी हम लोग नदी लिखेंगे इसके साथ में, दैमाबाद। ठीक, ये हो गया आपका दैमाबाद। और एक लोकेशन यूपी में भी, पश्चिमी यूपी में दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है क्या? आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में एक लोकेशन दिखाई पड़ता है जिसका नाम है आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी, सबसे पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है ये। तो चलिए, अब ये लोकेशन आपने देख लिया है। अब लोकेशन को हम लोग समराइज वे में देखेंगे कि कौन सा लोकेशन कहां पर है, और इन लोकेशन के तटीय क्षेत्र, किस नदी के तटीय क्षेत्रों में ये लोकेशन पड़ता है और किन क्षेत्र में इनकी विशेषता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग देखेंगे कि भाई देखिए, अभी हमने चर्चा की है कि ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहां पर है। ठीक है, तो हमने अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया पता चल गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का लोकेशन कहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें और ध्यान में रखना है कि कोई भी सभ्यता विकसित हो रही तो उसके डेट को भी ध्यान में रखते हैं। तो अब आपसे दो पॉइंट ध्यान में रखना है, कहां है, ठीक है, और उसके बाद में इससे पहले अगर इस पॉइंट को रखें तो ज्यादा उचित होगा, कब है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो कई सारे इतिहासकारों के द्वारा जो डेट डिसाइड की गई है वो क्या है? वो डेट है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के आसपास। हालांकि अभी देखिए, आधुनिक जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ है उसमें आप देखेंगे कि इस सभ्यता को, आप देखेंगे इस सभ्यता को 8000 बीसी पुरानी बताई जा रही है। ठीक है, 8000 वर्ष पुरानी। तो आपसे कोई पूछे कि नए शोधों के अनुसार, तो आप बता सकते हैं कि नए शोधों के अनुसार, या नए शोध के अनुसार, ठीक है, नए शोध के अनुसार 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता को के रूप में अब इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में हमें रखना है कि भाई कब हुआ है, तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के आसपास इस सभ्यता का विकास हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, और सभ्यता के विकास के क्रम में 3 अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। पहला तो आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास जो है, एक देखेंगे कि प्राक हड़प्पा सभ्यता दिखाई पड़ता है, फिर मेच्योर क्रम में दिखाई पड़ता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी प्रारंभिक अवस्था एक दिखाई पड़ती है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे मेच्योर अवस्था दिखाई पड़ती है। ठीक है, परिपक्व अवस्था जिसको कहते हैं, परिपक्व अवस्था, और उसके बाद में उत्तर हड़प्पा। ठीक है, उत्तर हड़प्पा अवस्था। तो अभी जब लोकेशन की चर्चा हम लोग करेंगे तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि कौन से लोकेशन पर ये तीनों अवस्थाएं पाई गई हैं। ठीक है, कभी कभी इसको प्राक हड़प्पा भी बोल देते हैं। प्राक मतलब हड़प्पा से पहले की अवस्था, प्राक हड़प्पा भी बोल देते हैं। तो आप देखिएगा, कभी जैसे अभी चर्चा हम लोग करेंगे, धौलावीरा की चर्चा करेंगे, तो धौलावीरा में अभी हम लोग बताएंगे कि धौलावीरा में जो है तीनों अवस्थाएं हमें प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिपक्व अवस्था है और प्राक हड़प्पा अवस्था, उत्तर अवस्था, तीनों अवस्थाएं पाई हुई हैं। और परिपक्व अवस्था की बात करें तो 2200 बीसी से लेकर के 2000 बीसी के आसपास जो है, जो समय अवधि दिखाई पड़ती, इस समय की स्थिति परिपक्व अवस्था की स्थिति दिखाई पड़ती। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। तो कब हो गया पता चल गया इसमें, और कहां ये भी आपको पता चल गया। थोड़ा सा इसके भौगोलिक विस्तार को और थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में देखते हैं। देखिए, ये चैप्टर आपका थोड़ा सा ऐसा है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जल्दी में अगर आपको बता दूंगा तो बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर इसके भौगोलिक विस्तार को देखें, भौगोलिक विस्तार को समझे अगर, तो इसका भौगोलिक विस्तार हमें कैसे दिखाई पड़ता है? भौगोलिक विस्तार जो हमें दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है उत्तर में। जो भौगोलिक विस्तार दिखाई पड़ता है वो हमें कश्मीर का एक क्षेत्र है, मांडा। ठीक है, तो मांडा एक क्षेत्र है कश्मीर का। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू, और अब तो कश्मीर ही अब बोलेंगे क्योंकि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो अलग हो गया है। ठीक है, तो कश्मीर में आप देखेंगे कि हमें मांडा दिखाई पड़ता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी क्षेत्र है। वहीं अगर आप देखें कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो हमें दिखाई पड़ता है वो है दैमाबाद। कौन सा क्षेत्र है? दैमाबाद है, और ये है कहां पर? ये आपका है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे है? ये आपका है प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? प्रवरा
नदी के तट पर है। और ये नदी आप देखेंगे किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। मांडा जो है आपका चेनाब नदी के तट पर है। ठीक है। वहीं अगर आप पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मैंने अभी आपको बताया था आलमगीरपुर, आपको याद होगा आलमगीरपुर। ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप देखेंगे किस नदी के किनारे है? ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के तट पर है। वहीं आप देखेंगे जो हमने क्षेत्र बताया एक आपको, कौन सा? सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर, ये जो क्षेत्र है ये दाश्क नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? दाश्क नदी के तट पर। तो ये जो क्षेत्र है, ये आप देखेंगे कि जो हमारा सिंधु घाटी का क्षेत्र है, ये सबसे पश्चिमी इलाका कौन सा है? सूतकांगे डोर है। सबसे दक्षिणी इलाका कौन सा है? ये आपका दक्षिणी इलाका हो गया, ये आपका पूर्वी हो गया, और ये आपका दक्षिण उत्तरी हो गया, और ये आपका पश्चिमी हो गया। तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र सूतकांगे डोर जो कि दाश्क नदी के किनारे है। सबसे उत्तरी मांडा है जो कि कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। सबसे दक्षिणी आपका दैमाबाद है महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि ये बताइए कि क्या दैमाबाद जो है गोदावरी के किनारे? तो आप कह भी सकते हैं क्योंकि प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, इस वजह से गोदावरी भी सही हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका जो हमें एक प्रकार से आकृति बनती है, त्रिभुजाकार आकृति में हमें ये दिखाई पड़ता है। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस आकृति में इसका विस्तार हमें दिखाई पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि त्रिभुजाकार आकृति में हमें इसका विस्तार दिखाई पड़ता है। ठीक है। वहीं अगर इससे यहां से यहां तक के क्रम की बात की जाए, कितनी दूरी दिखाई पड़ती है? 1100 किलोमीटर जो है आपका उत्तर से दक्षिण, 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण के मध्य में क्षेत्र, इसका क्षेत्र विस्तार दिखाई पड़ता है। वहीं 1600 किलोमीटर आप देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम के मध्य में क्षेत्र विस्तार दिखाई पड़ता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे देखिए, यहाँ पर तीन चार तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पहला पूछा जाएगा कि लोकेशन बेस्ड आपसे पूछा जाएगा कौन सा किस क्षेत्र में है। दूसरा, कितने किलोमीटर का विस्तार है उत्तर दक्षिण में? 1100 किलोमीटर का। वहीं पूर्व पश्चिम में 1600 किलोमीटर का। किस आकृति में इसका विस्तार है? तो आप बताएंगे कि त्रिभुजाकार आकृति में इसका विस्तार है। ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका भौगोलिक विस्तार हमें ध्यान में रखना है, और ये नोट्स बना लेना है कि किस नदी के किनारे कौन कौन सा क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से, अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कब, मैंने सबसे पहले बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नाम से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद में मैंने बताया कि कहां पर है, ये लोकेशन भी आपको पूरा बता दिया। फिर अब बताया कब ये सभ्यता विकसित हुई, तो आप देखेंगे 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के आसपास आपको ये सभ्यता विकसित या इस सभ्यता का जो है समय अवधि दिखाई पड़ती है। वहीं मैंने आपको बताया कि सभ्यता का जो लोकेशन है उसका आकार अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा त्रिभुजाकार। ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और जो प्रमुख बातें हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करें कि आखिरकार, अब हमने ये सारी चर्चा कर ली है कब है, कब ये सभ्यता विकसित हुई है या कब सभ्यता चल रही थी, कहां पर ये, हमें इसका लोकेशन क्या दिखाई पड़ता है। फिर अब हमें जो मेन बात इसके बारे में जाननी है वो ये जाननी है कि हमें जो है मेन बात जो समझनी है वो ये समझनी है, किसी विशेषताओं की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसमें मैंने अभी आपको बता दिया कहाँ पर है, ठीक है, कब ये जो है सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, भौगोलिक अवस्थिति हमने देख ली। जो प्रमुख बातें हैं वो हमें इनकी विशेषताओं में देखना है। अब यहीं पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। देखिए विशेषताओं से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है, चूंकि नगरीय सभ्यता थी तो आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की नगर की योजना क्या थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सिटी प्लान क्या था। ठीक है। तो नगरीय योजना, नगरीय योजना ये कैसी थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि भाई नगर योजना में हमें दो बातें दिखाई पड़ती हैं। एक तो आप देखेंगे कि नगर जो है यानी सिटी प्लान की बात करें, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक प्रकार से
हमें बल मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रोत्साहित है। ठीक है, तो सिटी प्लान की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे सिटी प्लानिंग में हमें दिखाई पड़ेगा कि नगरों को दो भागों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, यह नगर जो है दो भागों में विभाजित था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं नगर दो भागों में विभाजित था। दो भाग कौन कौन से होते थे? अगर यहां पर दो भाग की बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे कि दुर्ग दिखाई पड़ते हैं, यानी एक उच्च दुर्ग दिखाई पड़ता है, ऊपर का जो स्थान दिखाई पड़ता है ऊपरी दुर्ग, या फिर इसी को उच्च दुर्ग बोलते थे, उच्च दुर्ग। ठीक है, अब दुर्ग की बात करें तो नगर आप सामान्यतः जानते हैं कि पहले के जो नगर होते थे वो चारों तरफ से किला से जो है एक प्रकार से प्राचीर से सुरक्षा के लिए घिरे होते थे। तो ऊपरी जो उच्च दुर्ग वाला स्थान होता था, जैसे मान लीजिए ये इनका सिटी है, ठीक है, ये पूरा सिटी है, तो यहाँ पर जो ऊपरी स्थान है और इससे नीचे वाला जो स्थान है, ऊपरी वाले स्थान को उच्च दुर्ग कहते थे, उच्च दुर्ग बोलते थे। नीचे वाला स्थान, अगर इसके स्थान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल तो अधिक था, यहां पर इसका क्षेत्रफल तो अधिक दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका जो लोकेशन है वो निम्न दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको निम्न दुर्ग बोलते थे। तो आप देखेंगे कि हमें दो क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, एक तो ऊपरी या उच्च दुर्ग दिखाई पड़ता है, दूसरा आप देखेंगे कि हमें निम्न दुर्ग दिखाई पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल आप देखेंगे कि क्षेत्रफल उच्च दुर्ग से अधिक होता था। अब ऐसे कंडीशन में यहां पर कौन लोग रहते थे? यहां पर आप देखेंगे कि शासक वर्ग रहते थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, शासक वर्ग में आप कौन देखेंगे? जैसे सैन्य के अधिकारी रहते थे, सेना के अधिकारी मान लीजिए, या फिर आप देख लीजिए कि जो है कोई राजा से संबंधित राजकुमार है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे राजकुमार है, राजकुमार है। ठीक है, रानी का भी यहाँ पर निवास होता था। ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपरी या उच्च दुर्ग वाले क्षेत्र में शासक वर्ग रहते थे। ठीक है, आप कहेंगे कि सर सैन्य, क्या सैन्य व्यवस्था थी? लेकिन सैन्य का मतलब कि बेसिक मिलिट्री पावर तो थी ही, ऐसा नहीं है कि व्यापक स्तर से सैन्य हमें यहाँ पर सैन्य योजना दिखाई पड़ती है। दुर्ग में निम्न दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें सामान्य जन दिखाई पड़ते हैं, सामान्य जन दिखाई पड़ते हैं। सामान्य जन के अलावा आप देखेंगे हमें व्यापारी लोग भी दिखाई पड़ते हैं, व्यापारी लोग भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो कर्मकार हैं जैसे शिल्पकार हैं। ठीक है, शिल्पकार हैं, शिल्पकार के बाद में और कौन दिखाई पड़ते हैं? ठीक है, शिल्पकार के बाद में आप देखेंगे जो अन्य काम करने वाले लोग हैं, कृषक हैं। ठीक है, मान लीजिए कृषक भी यहाँ पर आप ले लीजिए। तो इस तरीके से नगर जो आपका दिखाई पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता में वो दो भागों में दिखाई पड़ता है। तो नगरीय योजना अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि नगर जो है दो भागों में हमें दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, नगर के साथ साथ नगर में केवल नगरीय योजना ही आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर हमें पानी के निकास की व्यवस्था भी अच्छी दिखाई पड़ती है। यानी आप देखेंगे तो नालियां जो है एक प्रकार से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ती है, यानी नालियां टूटी फूटी आज के समय जैसी नहीं दिखाई पड़ती। आप सोचिए कि अभी आधुनिक समय में हमारे यहाँ नालियों का विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बरसात के समय जल भराव की स्थिति होती है। लेकिन आज से 2500 वर्ष पहले, यानी अभी से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 6000 वर्ष पहले हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी। उस समय नालियों का विकास बेहतर हुआ करता था, सफाई व्यवस्था भी अच्छी थी, साथ ही साथ इस बृहत स्नानागार दिखाई पड़ता है, खेल का मैदान दिखाई पड़ता है, धान्यागार दिखाई पड़ता है। ठीक है, और जल निकास प्रणाली अच्छी दिखाई पड़ती है, उत्तम सिंचाई की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, साफ सफाई अच्छी दिखाई पड़ती है। तो यही सब नगर योजना में आप देखेंगे। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो यहां पर आप देखेंगे उत्तम जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। अब इसके अंतर्गत आप क्या देखेंगे? जल निकास प्रणाली में आप देखेंगे कि नालियों का, अब यहां पर आप सभी लोग बताएंगे कि भाई नालियों का विकसित रूप या उन्नत रूप आप कह सकते हैं, नालियों का व्यवस्थित रूप दिखाई पड़ता है, व्यवस्थित रूप। ठीक है, यानी जो नालियां हैं, जो घर की प्रमुख नाली है वो आप देखेंगे सड़क के किनारे वाली नाली से जुड़ी होती थी।
तो सड़कें भी आप देखेंगे कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती है। तो उत्तम जल निकास प्रणाली, और साथ ही साथ आप देखेंगे जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप धौलावीरा लिख सकते हैं कि धौलावीरा में उत्तम जो है जल निकास प्रणाली और साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था और पीने के पानी की भी व्यवस्था उत्तम प्रकार की धौलावीरा में दिखाई पड़ती। वहीं अगर आप देखें सड़कें, तो सड़कें जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें दिखाई पड़ती, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए कि घर का जो दरवाजा है, तो घर के सामने आप देखेंगे कि कोई खिड़की नहीं खुली होती थी, घर के जस्ट पीछे खिड़कियां हुआ करती थी। उसका रीजन ये है कि अगर मेन सड़क पर हम खिड़की निकालेंगे, विंडो निकालेंगे, तो डस्ट वगैरह जो है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। आप सोचिए उस समय कितने बौद्धिक लोग हुआ करते थे और इस तरीके की सफाई की भी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो आप देखेंगे खिड़की जो है वो, विंडो की बात करें तो खिड़की आप देखेंगे घर के पीछे वाले हिस्से में रहती थी। ठीक है। तो खिड़की की व्यवस्था भी इन्होंने कर रखा था झांकने वाकने के लिए, कि किसी को देखना है कि हमारे सामने मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति आया है तो घर के पीछे वाले खिड़की से देखना है। ठीक है। और उसकी बात करें कि और कौन सी बातें हमें दिखाई पड़ती हैं, बृहत स्नानागार भी दिखाई पड़ता है। बृहत स्नानागार ये कहां पर है अगर इसकी बात करें तो मोहनजोदड़ो एक लोकेशन है, आप सभी लोग जानते होंगे, अभी हमने इसकी चर्चा भी कर रखी है। मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे बृहत स्नानागार और बृहत धान्यागार भी दिखाई पड़ता है। तो देखिए आपको नगरीय योजना में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि नगर दो भागों में विभाजित था, एक तो उच्च दुर्ग में और दूसरा निम्न दुर्ग में। उच्च दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे, वहां पर आप देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से कम क्षेत्रफल होता था। निम्न दुर्ग में जो सामान्य जन के लोग रहते थे वो रहते थे, जैसे कृषक हो गए, व्यापारी हो गए, ठीक है, इस तरह के लोग। और वहीं अगर इसकी बात की जाए तो ये तो नगर योजना की मुख्य बातें हो गई, लेकिन इनके साथ साथ नगर योजना केवल जो है आपके घरों के विकास या उससे नहीं चलता है, इसके साथ साथ अन्य जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो भी होना चाहिए। तो उत्तम जल निकास प्रणाली, धौलावीरा, नालियों का व्यवस्थित रूप दिखाई पड़ता है, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें दिखाई पड़ती हैं, खिड़की घर के पीछे वाले हिस्से में खिड़की रहती थी, बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में, बृहत अन्नागार भी यहाँ पर डाल दीजिए, बृहत अन्नागार, बृहत या बृहद अन्नागार। ठीक है। अन्नागार का मतलब जैसे धान वगैरह गेहूं वगैरह रखने के लिए बृहत अन्नागार भी बनाया जाता था। तो आपसे विशेषताओं में ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं और आप इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। तो मेरे साथ लिखते समय आप सभी लोग भी इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब और कुछ बातें यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए ये तो आपकी विशेषता हो गई, कुछ और पॉइंट ऐसे हैं जो हर एक आपके लोकेशन पॉइंट की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें मिली हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर मोहनजोदड़ो के साथ साथ आपसे ये भी पूछेगा कि भाई हड़प्पा में कौन कौन से जो है पुरातात्विक स्थल, आप हड़प्पा में कौन कौन से पुरातात्विक खोज हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी आपसे पूछता है। तो देखिए एक एक करके हम लोग अभी लिखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, ठीक है, या पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा नाम से ही सभ्यता का नाम पड़ा है। ठीक है। तो पहले हड़प्पा की बात करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोकेशन आपको बताए जाएंगे, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, अन्य लोकेशन। तो इससे आपका ये भी क्लियर होता रहेगा कि कौन से लोकेशन से कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ किस जगह पर है, ये भी क्लियर होता रहेगा। तो हड़प्पा कहां पर है आपका, आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है पाकिस्तान में दिखाई पड़ता है। कहां पर है भाई, पाक में है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है। और यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, तो यहां पर आप देखिए यहां से जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य वो कौन कौन से हैं। ठीक है। अब इनका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये। इंफॉर्मेशन अगर आप सभी लोग याद नहीं रखेंगे
तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो हड़प्पा में कौन कौन से लोकेशन आपको मिले हैं ये कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहीं तक इसको बताते हैं, उसके बाद में फिर कल हम लोग हड़प्पा में क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है, फिर अन्य लोकेशन में क्या क्या मिला है, किसने खोज की है, इसको भी थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की है। ये भी सब सारी चीजें हम लोग लिखते चलेंगे ताकि जो है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। खोजकर्ता वर्ष और किस नदी के तट पर है, नदी की बात करेंगे, और साथ ही साथ में कहां पर है, लोकेशन की बात करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कहां है, किस नदी के तट पर, खोजकर्ता वर्ष और कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य वहां पर मिले हैं। ये सारी चीजें अगर आप एक एक लोकेशन का याद रखेंगे, लगभग 7-8 लोकेशन है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ठीक है, लोथल है, धौलावीरा है, और आप देखेंगे रंगपुर है और बनावली है। ये सारे लोकेशन अगर आपको याद रहेंगे और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं इतना याद कर लेंगे तो आपको मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला सारा काम आपका निपट जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये आगे का लोकेशन जो है हम लोग कल अगले सीरीज में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।